हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल RMPC राजस्थान मैथ्स प्रतियोगिता क्लासेज में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम चतुर्थ श्रेणी के गणित के टॉपिक्स को यहाँ पर इस चैनल में पढ़ने वाले हैं। तो इनमें आपके गणित के जो टॉपिक्स हैं उनमें सबसे पहला टॉपिक आता है HCF LCM, यानी मैं से ले से, यानी महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तीय। तो उस टॉपिक को अपन यहाँ पहले अध्ययन करने जा रहे हैं। उसके बाद इससे 30 से 35 प्रश्न जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को अपन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव को एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहले आइए अपन शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तीय और महत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तीय को कहते हैं ले से और महत्तम समापवर्तक को कहते हैं मैं से। ये बिल्कुल बेसिक सी बात है जो आपने सबने पढ़ी होगी। ले से को इंग्लिश में कहते हैं, अपन इंग्लिश वाला वर्ड इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि इसकी परिभाषा जो है वो अपन इन दोनों शब्दों से सीखेंगे, और जो सवाल हल करने हैं, जो कंसेप्ट अपने को समझना है, वो इन दोनों से अपन समझ पाएंगे। अपना है LCM और HCF। आपको याद रखना है HCF का मतलब मैं से और महत्तम समापवर्तक, LCM का मतलब ले से और लघुत्तम समापवर्तीय। आइए इसके बाद अपन पढ़ते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं अपन HCF से। तो पहले HCF की फुल फॉर्म से समझेंगे। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट, H का मतलब हाईएस्ट, C का मतलब कॉमन एंड देन F का मतलब फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अर्थात दो या दो से अधिक अगर आपको संख्याएं दे रखी होगी और आपको कहेंगे कि मैं से ज्ञात कीजिए, तो मैं से का मतलब है HCF ज्ञात करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको निकालनी है जो उन दोनों तीनों संख्याओं में कॉमन हो। बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं में क्या हो, कॉमन हो। दी गई संख्याओं में कॉमन हो। अर्थात कॉमन कैसे हो, मतलब जो HCF होगा वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो दी गई संख्याओं में उसका क्या चला जाए, भाग चला जाए। दी गई संख्याओं में भाग चला जाए। इसको अपन उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण के माध्यम से आप आसानी से समझ पाओगे। जैसे अपन पहला एग्जांपल लेते हैं, 4 व 6 का HCF। HCF का मतलब क्या होता है, मैं से, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF निकालना है अपने को 4 और 6 का। मतलब देखो 4 में किस किस संख्याओं का भाग जाता है, अपन जानते हैं 1 का भाग सब में जाता है, फिर 4 के अंदर भाग जाता है 2 का, फिर 4 के अंदर भाग जाता है 4 का स्वयं का। 6 के अंदर किस किस का भाग जाता है, 1 का, 2 का, 3 का और 6 का। अब आपको क्या देखना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दोनों में भाग चला जाए। जैसे 1 का भी भाग जाता है और 2 का भी दोनों में भाग जाता है, पर बड़ी संख्या कौन सी है, 2। तो 4 और 6 का HCF क्या हो जाएगा, 2। इसको एक दूसरे उदाहरण से समझते हैं। जैसे आपके सामने उदाहरण आता है दूसरा, 8 व 12 का HCF। तो आपको क्या देखना है, ये आपको मैं परिभाषा समझा रहा हूं, इससे क्या होगा, आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। फिर बड़े प्रश्नों के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि काम में आती है, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। पहले आपको इसका कंसेप्ट समझना है। जैसे 8 है तो 8 में किस किस का भाग जाता है, 1 का सब में जाता है, 2 का जाता है, 4 का जाता है और 8 का जाता है। 12 में किस किस का जाता है, 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 4 का जाता है, 6 का जाता है और 12 का खुद का जाता है। अब आपको इसमें से क्या निकालना है, HCF, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में क्या हो, कॉमन। तो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। 4 से पहले देखो 2 भी दोनों में आ रहा है, 1 भी दोनों में आ रहा है, पर अपने को क्या निकालना है, बड़ी से बड़ी संख्या। इसलिए 8 और 12 का HCF क्या होगा, 4। समझ में आ रहा है आपको। चलो ये अगर आता है तो आप कमेंट्स में बताना एक नए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3, 16 व 24 का HCF बताता हूं मैं। जैसे आपको 16 का 1, 2 8 16, 4 चौक 16,
फिर जाता है 8 दूनी 16 और ये 16। फिर 24 में किस किस का भाग जाता है, 1 2 तीनों आटे 24, 4 का 4 इंटू 6 24 होता है, फिर 6 का आ जाता है, फिर 8 का जाता है, फिर 12 का जाता है और फिर 24 का जाता है। तो आप कंसेप्ट आप समझ गए होंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में कॉमन है वो कौन सी है इनमें से। देखो 1 दोनों में कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है और 8 कॉमन है। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या हुई, 8। तो इनका जो HCF हुआ वो क्या हुआ अपना 8 में से हुआ 8। तो आशा करता हूं कि आपको HCF समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अपन पढ़ते हैं LCM। दूसरा कंसेप्ट अपना क्या है, LCM। LCM इसकी भी फुल फॉर्म से इसको समझेंगे। L का मतलब होता है लीस्ट यानी कि कम से कम छोटे से छोटा, C यानी कॉमन और M यानी होता है मल्टीपल। मल्टीपल LCM का मतलब अपने आप को बताया था मैंने, लेस है। अब क्या याद करना सीख रहे हैं अपन, लेस है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब होता है कम से कम छोटी से छोटी संख्या जो कि कॉमन हो। इस बार किसमें है, मल्टीपल। मल्टीपल यानी होता है गुणज, जैसे गुणज यानी 2 के गुणज यानी 2 के गुणा में जो आती है, जैसे 2 4 6 8 10 12, 4 के गुणज 4 8 16, 4 8 12 16 20 आदि। यानी छोटी से छोटी संख्या, छोटी से आसान शब्दों में, बिल्कुल आसान शब्दों में अपन सीख रहे हैं, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। जिसको कुछ नहीं आता है HCF LCM क्या होता है कुछ भी नहीं पता है, वो भी इसे आसान भाषा में समझ सकते हैं। छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं के गुणा में क्या हो, कॉमन हो। दी गई संख्याओं के गुणा में क्या हो, कॉमन हो। इसको अपन क्या समझेंगे, वापस उदाहरण के माध्यम से। जैसे पहले उदाहरण के माध्यम से समझा, इसमें भी अपन उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे कोई उदाहरण लेते हैं अपन, जैसे 4 और 6 लिया था, इसमें भी अपन क्या लेते हैं 4 व 6 का LCM। ये अपन कंसेप्ट सीख रहे हैं अभी, कंसेप्ट से कैसे करते हैं। 4 की गुणज, अब अपने को क्या लेना है, LCM। LCM यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे छोटा से छोटा इनका कॉमन गुणा है। तो 4 की गुणा में क्या क्या आते हैं, देखो 4 फिर 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 6 24 और आगे चलता जाएगा। ऐसे ही 6 की गुणा में क्या आता है, 6 6 2 12, 6 3 18, 24 30 चलता जाएगा। LCM में क्या देखना है अपने को, कॉमन देखना है जो इनके गुणे में आता हो। अब देखो इनमें सबसे पहले कॉमन क्या आ रहा है, 12 कॉमन आ रहा है, और कॉमन क्या आ रहा है, 24 कॉमन आ रहा है। ऐसे ही आगे जाएंगे तो 36 भी कॉमन आएगा। पर अपने को क्या देखना है, L से नाम से पता चल रहा है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे छोटा से छोटा कॉमन मल्टीपल। तो इनमें सबसे छोटा से छोटा क्या है, 12 है। तो 4 व 6 का जो LCM होगा वो क्या होगा, 12। समझ में आया आपको, तो अगर समझ में आ गया हो तो अपन एक और दूसरा उदाहरण के माध्यम से पढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, 3 व 6 का LCM। अब 3 और 6 का LCM करना है तो आप देखते ही समझ जाओगे कि क्या करना है। इनके गुणा में आपको कॉमन देखनी है। सोचो 3 के गुणा में क्या क्या आते हैं, 3 6 9 12। 6 के गुणा में क्या आते हैं, 6 12 18, ऐसे चलता जाएगा। अब कॉमन क्या क्या आ रहा है, देखो 12 भी कॉमन आ रहा है, 6 खुद कॉमन आ रहा है। सबसे छोटा कौन सा है, 6। तो 3 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 6। इसका मतलब क्या हो रहा है, सीधा सीधा आप समझिए कि आपको अगर दो संख्याओं का लय से दिया है, क्या दिया है, लय से निकालना दिया है, तो आप क्या करें, बड़ी संख्या का गुणा बोलते जाएं, और अगर बड़ी संख्या के गुणा में उस छोटी संख्या का भी गुणा जा रहा है तो वो उनका एलसीएम होगा, और नहीं जा रहा है तो एलसीएम नहीं होगा। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक उदाहरण लेते हैं अपन, 6 और 16, इनका लेते हैं अपन एलसीएम, 6 और 16 का एलसीएम। अब बड़ी संख्या का पहाड़ा देख लो, तो उसमें अगर 6 का भी जा रहा है तो कॉमन आ जाएगा। जैसे कैसे, 16 का पहाड़ा देखो आप, 16 दूनी 32, 16 तिया 48 और 16 64।
ये होता है। अब इसमें देखो डायरेक्ट कॉमन देखना है 6 के पहाड़े में। अब जब अपन 48 तक जाएंगे तब बहुत सारी संख्याएं आएंगी, उन संख्याओं को अपन क्यों देखें, अपन डायरेक्ट बड़ी संख्या के पहाड़े से देख लिया, 16, 32, 48, 64। अब देखो 16 में 6 का भाग जाता है, नहीं जाता है। 32 में जाता है, नहीं जाता है। 48 में जाता है, हाँ जाता है। तो सबसे पहली संख्या जिसमें 6 का भाग भी जा रहा है 16 के पहाड़े में, वो कौन सी है, 48। तो इनका एलसीएम क्या हुआ, 48। आई होप आपको ये जो तरीका है एचसीएफ और एलसीएम निकालने का, कंसेप्चुअल तरीका, जिससे इसकी परिभाषा के बारे में पता चलता है। अब इससे क्या होगा, आपके सामने अगर कोई बेसिक सवाल आ जाता है, बेसिक सवाल, तो उसमें आप हल करने नहीं बैठेंगे, अभाज्य गुणनखंड करने नहीं बैठेंगे और डायरेक्ट देखते ही आंसर बताएंगे कि अच्छा इसका आंसर तो ये होने वाला है। ठीक है, अब इसको अपन दूसरे तरीके से, अगर कुछ लेंथी क्वेश्चन आ जाते हैं, बड़े क्वेश्चन, तो उसको अपन समझेंगे। वो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, लैसे और वैसे। आपको क्या देखना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, उससे पहले आप एक बार समझिए अभाज्य संख्याएं क्या होती है। अभाज्य संख्याएं, ये आपको कंसेप्ट हमेशा समझने होंगे। कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले, अगर विशेष तौर से आप अगर गणित का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, तो पहले आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, उसी के बाद आप उस टॉपिक को पढ़ पाएंगे। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट एचसीएफ एलसीएम है तो डायरेक्ट सवाल लेके बैठ जाएंगे। एक बार आपको थ्योरी अच्छी करनी पड़ेगी। थ्योरी अच्छी हो जाए, अगर आपकी अच्छी हो जाती है तो क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और उस थ्योरी पे अपन विशेष ध्यान देंगे और फिर क्वेश्चंस में भी जो थ्योरी साथ साथ में आती जाएगी वो मैं आपको लिखवाता जाऊंगा और आपको यहाँ बताता जाऊंगा। अभाज्य संख्याएं क्या होती है वो देखिए। अभाज्य संख्याएं मतलब वो होती है ऐसी संख्याएं जिनमें सिर्फ एक का और खुद का, खुद यानी स्वयं का भाग जाए, वो संख्याएं होती है अभाज्य संख्याएं। कैसे, ध्यान रखिए, एक होता है, एक चीज स्पेशल होती है जो आपकी एनसीईआरटी की स्कूल में, जैसे मैं भी एनसीईआरटी क्लास में पढ़ाता हूँ गवर्नमेंट स्कूल में, तो उनमें स्पेशल मेंशन है कि एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। एक का आशय क्या है, जो संख्या एक है वो ना तो भाज्य में आती है ना ही अभाज्य में आती है। मतलब चालू कहां से करना अपने को, दो से। तो ऐसी संख्याएं अपने को सोचनी है जिसमें एक तो किसका जाता हो, एक का, और दूसरा स्वयं का। सिर्फ इन दोनों संख्याओं का ही क्या जाता हो, भाग। तो वो संख्याएं क्या कहलाती है, अभाज्य संख्याएं। कैसे, अब जैसे पहला स्टार्ट करो, एक तो ना तो भाज्य में आएगी ना अभाज्य में। दूसरी संख्या कौन सी होती है, दो। दो में किस किस का भाग जाता है, एक और दो का ही जाता है, तो दो क्या हुई, अभाज्य संख्या। इसके बाद आता है तीन। तीन में किस किस का जाता है, एक का और तीन का, तो वो भी अपनी क्या हुई, अभाज्य संख्या। फिर उसके बाद आता है चार। क्या चार अभाज्य संख्या है, चार में एक का चार का तो जाएगा ही जाएगा, इसके अलावा एक भी संख्या मिल गई दो का, तो दो का भाग जाता है, तो वो अभाज्य हुई क्या, नहीं। तो अपना आंसर होगा चार भाज्य संख्या में आएगी। तो चार के बाद आएगा पांच, पांच बिल्कुल अभाज्य संख्या है। छह में दो का जाता है, तीन का जाता है, तो अभाज्य संख्या नहीं है। सात में सिर्फ एक और सात का जाता है। आठ में दो का जाता है इसलिए नहीं है। नौ में तीन का जाता है, तो नौ भी अभाज्य संख्या नहीं है। 10 भी नहीं है। उसके बाद आएगी 11। 12 में दो का जाता है, 13 में किसी का नहीं जाता है, 15 में जाता है। सम संख्या तो वैसे भी नहीं जाएगी क्योंकि उसमें दो का जाता है। तो फिर आता है 17, फिर आता है 19 और ऐसे करके आगे चलता जाता है। तो ये तो होती है अपनी अभाज्य संख्याएं। आपको अभाज्य संख्याएं बताने का ये मेरा आशय है कि अभाज्य गुणनखंड करना है। गुणनखंड यानी गुणा के रूप में, खंड, गुणों के खंड यानी टुकड़ों में बांटना है, छोटे छोटे टुकड़ों में। कोई भी संख्या दे रखी है, जैसे अपने को दे रखा है 6। क्या दे रखा है, 6। तो 6 को अपन कैसे बांट सकते हैं, 2 इंटू 3 बांट सकते हैं, बांट सकते हैं। एक और 6 को क्या बांट सकते हैं, 1 इंटू 6 बांट सकते हैं, बिल्कुल बांट सकते हैं। गुणा के खंडों के रूप में अपन ने बांट लिया। तो गुणनखंड तो ये दोनों ही है, पर इनमें से अपने को जांच करना है कि कौन सा अभाज्य गुणनखंड है और कौन सा अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो अब आपको जिस हिसाब से मैंने परिभाषा बताई है कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है, आप समझ गए होंगे कि इन दोनों में से कौन सा वाला अभाज्य गुणनखंड है, ऊपर वाला है नीचे वाला, बिल्कुल ऊपर वाला, है ना, क्योंकि ये दोनों अभाज्य संख्या है और ये दोनों अभाज्य संख्याएं नहीं है। तो इसको समझने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम करने के लिए सबसे पहले अपने को करना होगा अभाज्य गुणनखंड, और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद अपन एचसीएफ और एलसीएम दोनों आसानी से निकाल सकते हैं। वो भी कैसे निकालते हैं अपन बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे कि
शॉर्टकट में कैसे निकाल सकते हैं और बिल्कुल जल्दी कैसे निकालेंगे, वही अपन यहाँ सीखेंगे। और उसके लिए अपन कुछ लेके चलेंगे उदाहरण के लिए मैं आपको एनसीईआरटी को ज्यादा फोकस में लेके चल रहा हूँ। एनसीईआरटी में जैसे 10वीं क्लास में डायरेक्ट इसका क्वेश्चन आता है 10वीं बोर्ड में, तो उसी हिसाब से मैं आपको एक लेके चल रहा हूं कि जैसे एक क्वेश्चन आता है 26 व 91 का लैस है मैसे दोनों निकालना है। अपन पहले लेके चलते हैं एक बार लैस है। पहला अपना टॉपिक क्या चलेगा, एलसीएम का। अभाज्य गुणनखंड विधि से अपन पढ़ेंगे क्या चीज, एलसीएम। तो 26 से 91 का लैस निकालो। लैस मतलब क्या होता है, एलसीएम। अब जैसे अब जो अपना वो पुराना वाला मेथड था एलसीएम, उसमें क्या अगर छोटी संख्या होती तो पहाड़ देख के सोच लेते कि अच्छा ये इसका पहाड़ा, ये है इसके पहाड़े में ये जा रहा है। पर जैसे ही बड़ी संख्या आती है तो अपन उतने पहाड़े सोचने में, अगर जैसे 4-5 संख्या एक साथ आ गई तो अपन क्या करेंगे, सबका पहाड़ा तो सोचने से रहे। इसलिए उसको फास्ट करने के लिए फिर क्या करेंगे अपन, लैसे के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि में होता है इसको टुकड़ों में बांटते हैं। लैसे के लिए क्या करना है, आपको दोनों को साथ में लेकर चलना है। या आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा, 5वीं 6ठी क्लास में ही अपन ये चीजें पढ़ लेते हैं। इसमें क्या होता है कि इन संख्याओं के भाग देते जाना है अभाज्य संख्याओं से। जैसे अभाज्य संख्या कौन कौन सी थी, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये क्रम ही चल रहा था। तो इस क्रम से अपन भाग देते जाएंगे, जिसका जा रहा है वैसे वैसे देते जाएंगे, और वैसे अपन लास्ट में जब 1 आ जाता है तो उसका आंसर होगा। जैसे 26 में 2 का भाग जाता है, 2 का भाग चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, इकाई के अंक पर देखेंगे 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उस संख्या में 2 का भाग जाएगा। तो किसी भी एक संख्या में जा रहा है तो देखो 26 में जाता है कितनी बार, 2 में 1 बार, 6 में 3 बार, 91 में नहीं जाता तो ऐसा कैसे ही लिख दो बिल्कुल। फिर आगे देखते जाओ, 3 का भाग क्या किसी में जाता है, 3 का भाजकता का नियम चेक करने के लिए क्या होता है, इन दोनों अंकों को जोड़ो, 3 और 1 4, 9 और 1 10। जोड़ने पर जो अंक आता है अगर उसमें 3 का भाग चला जाए तो इन संख्याओं में भी 3 का भाग चला जाएगा, पर दोनों में नहीं जाता है। अब अपन किसका देंगे, अभाज्य संख्या अगली कौन सी है, 5। 5 में होता है इकाई के अंक पर अगर 0 या 5 हो तो उसमें 5 का भाग जाता है, क्या इनमें है, नहीं है। तो इसके बाद अपन देंगे 7। 7 का भाग इसमें जाता है 91। 7 का गुणा आता होगा आपको, 13 7 91 जाता है, तो 7 का भाग देंगे। 13 में नहीं जाता, 13 ऐसा कैसा, 91 में जाता कितनी बार, 13 7 91, 13 बार। 7 का 13 बार जाता है तो 13 बार लिख लो। फिर अब देखो 13 13 ही बचा, 13 अभाज्य संख्या है तो इसमें किसका भाग जाएगा, 13 का। जब लास्ट में 1 1 आ जाए तब आप समझना आपने एलसीएम की गणना पूरी कर ली है। एलसीएम के लिए ये अपन किसके लिए पढ़ रहे हैं, एलसीएम के लिए। एचसीएफ इससे बहुत ज्यादा आसान है, उसको अपन दूसरे उदाहरण में समझेंगे। अब देखो, अब एलसीएम कैसे निकालना है, इधर जो संख्या आ रही है जो इनका गुणा है वही अपना क्या होता है, एलसीएम। तो इस सवाल का एलसीएम हो जाएगा अपना 2 × 7 × 13। क्या हो जाएगा एलसीएम, 13 7 91 और 91 दूनी 2 एकम 2 2 नाम 18, 182 इनका क्या हो जाएगा एलसीएम। अब आप समझो ये तो था अपना इतना बड़ा मेथड अभाज्य गुणनखंड। इससे पहले आपको मैंने उसकी परिभाषा समझाई थी कि छोटी से छोटी संख्या जो दोनों के गुणे में आ जाए, ये चीज थी। अब उस परिभाषा के हिसाब से अगर अपन इसको करना चाहें तो देखो मैंने क्या कहा, बड़ी संख्या का गुणा लिखते जाओ। 91 में भाग जाता है क्या, 26 का नहीं जाता है तो कॉमन आएगा ही नहीं। 91 का दुगना जब तुम करोगे 182, और इसमें अगर तुम भाग देने की कोशिश करोगे क्या 26 का भाग जाता है तो सीधा सीधा 26 का भाग इसमें चला जाएगा। और उस परिभाषा के हिसाब से अपन 2 स्टेप में ये आंसर हो गया। अगर छोटी संख्याएं आती है समान, अगर गुणा आसानी से कर पा रहे हैं तो ये अपना मेथड बहुत ही अच्छा है, और अगर नहीं आता है तो ये तरीका तो है ही, इससे अपन एलसीएम निकाल सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। इसके लिए मैं